ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में क्या देखा था अपन ने, प्रोटीन के बारे में बात कर रहे थे, अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे थे कि अमीनो एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना। होता है क्या अमीनो एसिड कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एमीन ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अमीनो एसिड ग्रुप कहते हैं। मींस NH2 ग्रुप भी होगा, COOH ग्रुप भी होगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अमीनो एसिड कहेंगे। और बहुत सारे जब अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। अमीनो एसिड जो है वो आपके पास क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। इसमें क्या होता है आपके पास कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ आयन डोनेट करता है, और जो NH2 ग्रुप है, जो एमिनो ग्रुप है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो NH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और CO पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। उस आयन को अपन कौन सा आयन कहते हैं, ज्विटर आयन। कल अपन ने बात करी थी ज्विटर आयन के बारे में। जैसे आपके पास ये CH2 COO- और यहाँ पे NH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्वेश्चन आ जाता है आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है कि जो हेलो एल्केन्स हैं, वो हेलो एल्केन्स जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट जो ये आपके पास या एमिनो एसिड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होता है। ऐसा क्या रीजन, इसका क्या रीजन है। या फिर यूं आ जाता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है हेलो एल्केन्स से, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसमें ये हो गया कि इसमें आपके पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन हेलो एल्केन्स, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होने के कारण से ऐसा होता है, ध्यान रखना है ना। एनसीईआरटी के कभी क्वेश्चन गलती से कर रहे हो अपन, तो अपने को वहां एक क्वेश्चन मिलेगा ये, है ना। तो इसका आंसर यही दे देते, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के कारण से ऐसा हो। ओके। फिर अपन बात कर रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कि व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करें तो क्या होता है कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड क्या करते हैं कि आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो एमिनो एसिड अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड कहेंगे। तीन एमिनो एसिड जो है अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसको ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। चार एमिनो एसिड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, टेट्रापेप्टाइड। और बहुत सारे जब एमिनो एसिड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एमिनो एसिड, सॉरी प्रोटीन का। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कैसे होता है देखिएगा लिंकेज ये कि आपके पास ये देखो, ये है CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपके पास आ गया NH2। ये आपके पास एक एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है, ठीक है। प्लस दूसरा कोई आपके पास एमिनो एसिड आ गया HNH CH2 एंड COOH। ये आपके पास दूसरा कोई एमिनो एसिड। तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, -H2। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या आएगा, NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे अगर अपन NH लगाएं तो इसको अपन क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड कहेंगे, बिकॉज दो एमिनो एसिड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये भी एक अल्फा एमिनो एसिड है, ये भी एक अल्फा एमिनो एसिड है, दोनों अल्फा एमिनो एसिड है। और यहाँ पे ये कौन सा लिंकेज होता है, इस लिंकेज को अपन पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं या फिर पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा कहते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। ये अमाइड वाली स्ट्रक्चर आगे देखो, C डबल बॉन्ड ONH, ये अमाइड वाली स्ट्रक्चर है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो कैसे, अब अगला अगर एमिनो एसिड होगा एक और आ गया, इसको तो अभी अपन डाइपेप्टाइड कहेंगे बिकॉज टू एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट विथ ईच अदर। यहाँ पे अगर आपके पास एक और एमिनो एसिड आ जाता है तो वापस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड। एक और आ गया तो क्या कहेंगे, टेट्रापेप्टाइड। एक और आ गया तो क्या कहेंगे, पेंटापेप्टाइड। ये जो लिंकेज होता है, यानी कि एक एमिनो एसिड का तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से और एक एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जो लिंकेज होता है उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर दो एमिनो एसिड की डिफरेंट यूनिट होती है
वो आपस में किससे लिंक होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होती है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH जो बॉन्ड होता है उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो ये आपके पास हो गया पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किस पे, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। एक आपके पास होते हैं फाइब्रस एमिनो एसिड, सॉरी एमिनो एसिड नहीं, प्रोटीन की बात कर, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक आपके पास होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक आपके पास होता है ग्लोबुलर। जनरली क्या होता है, इनके एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि फाइब्रस प्रोटीन के क्या एग्जांपल्स रहते हैं और आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन के क्या एग्जांपल रहते हैं। केरेटिन प्रोटीन होता है, आपको पता हो शायद, आपके हेयर में और आपके नेल्स में प्रेजेंट होता है। मायोसिन एक प्रोटीन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में, है ना। और आपके पास एक इंसुलिन जो है वो भी आपके पास एक प्रोटीन होता है। तो ये जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसके, फाइब्रस के और ग्लोबुलर के। फाइब्रस प्रोटीन में आपके पास एग्जांपल कौन से आ जाते हैं, एक तो आपके पास आ गया केरेटिन, एक आपके पास कौन सा आ गया, मायोसिन। तो मैथ वाले हैं उसको उनको बता देता हूँ कि जो मायोसिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, आपकी मसल्स में मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना। केरेटिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हेयर में और आपके नेल्स में। हेयर और नेल में एक ही टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो आपके पास कौन सा है, केरेटिन। ग्लोबुलर प्रोटीन में आपके पास जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आपके पास कौन सा है, इंसुलिन। अब होता क्या है देखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन वो पैरेलल अरेंज होती है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है एंड बॉन्डेड विथ H बॉन्ड मींस हाइड्रोजन बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड, और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक हो गई, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये यहाँ होगी, दोनों ही किससे बॉन्डेड होगी, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड से। अब आप पूछोगे कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ यहाँ पे, तो आपको पता है कि जितने भी पॉलीपेप्टाइड है उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O NH होता है, ये अमाइड बॉन्ड होता है ना। तो एक पॉलीपेप्टाइड का ये जो अमाइड है वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड के अमाइड के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, C डबल बॉन्ड। ये आपके पास बॉन्ड कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप सबको पता हो कि हाइड्रोजन अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा बॉन्ड होता है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डेड से या फिर सल्फाइड बॉन्डेड से क्या होती है, एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है और एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो आपके पास, इसके एग्जांपल ध्यान में रखना है, एक तो आपके पास केरेटिन है और एक आपके पास क्या है, मायोसिन। तो आपके पास इसके एग्जांपल्स रहते हैं ना। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इसका आपके पास एग्जांपल क्या हो गया, इंसुलिन हो गया। एक ये क्या करती है, कोयल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है इसमें वो क्या करती है कि आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कोइल्ड हो जाती है, कोयल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। इसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। इसको फाइब्रस प्रोटीन क्यों कहते हैं, बिकॉज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये कोइल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। एग्जांपल ध्यान में रखना है, इंसुलिन इसका एग्जांपल। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार आप भी हैंड रेज कर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
टोटल 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्सरी और एक होती है क्वार्टरनरी। 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले आपके पास आएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या आपको बताती है कि सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को बताती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको ओनली जो किसी भी प्रोटीन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को बताएगी। अब अगर आप उस सीक्वेंस को चेंज कर देते हो तो सीक्वेंस को चेंज करने पर क्या होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लाइक आपके पास एक डिजीज आती है, अगर बायोलॉजी वाले हैं तो उनको पता है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें आरबीसी जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है। और आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है ना, यानी कि डेथ खोज करता है वो। तो क्या रहेगा उसमें कि एमिनो एसिड में आपके पास सीक्वेंस चेंज हो जाने से क्या हो सकता है, डेथ खोज हो सकती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो किसको एक्सप्लेन करेगी, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन। बस इतना ही ध्यान में रखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड को बताता है। अब ये अगर सीक्वेंस चेंज करते हो तो फिर आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करते हो, खराब कर देते हो। जो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है। अब अगर ऐसे है ना कि जैसे आपके पास ग्लाइसिन है, एक एमिनो एसिड है ना, और आपके पास बहुत सारे ऐसे करके है, एलेनिन है, कुछ 5-7 प्रकार के एमिनो एसिड है, बहुत है ऐसे तो बहुत सारे होते हैं एमिनो एसिड के टाइप्स। अब जिस सीक्वेंस में आपकी आरबीसी में एमिनो एसिड है वो हमेशा उसी सीक्वेंस में रहने चाहिए। अगर आप उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती कभी तो फिर क्या हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती है। वो सीक्वेंस चेंज कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, उससे चेंज आती है ना। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप की होती है। एक तो आपके पास होती है अल्फा हेलिक्स और एक आपके पास होती है सेकंड बीटा हेलिक्स, नहीं, प्लेटेड सेट शीट लाइक स्ट्रक्चर। 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स तो कुछ ऐसे होती है, देखो ये आपके पास होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसमें भी आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ मैथ वालों को याद आ जाए कि डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, डीएनए की ऐसी नहीं है ना। इसमें आपके पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है, ये आपके पास डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ जैसे एन है, यहाँ जैसे हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये एच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसको अपन कौन से स्ट्रक्चर कहते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। उसमें क्या रहता है बीटा प्लेटेड सेट स्ट्रक्चर में, कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो स्ट्रेच हो जाती है। इसमें तो ये हेलिक्स के फॉर्म में रहेगी, उसमें क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। चादर देखें घर पे आप लोगों ने, है ना, उसके जैसे स्ट्रक्चर होती है। मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे अरेंज होते हैं कि वो क्या करते हैं, स्ट्रेच रहते हैं। ये तो आपके पास क्या रहेगी, आपके पास हेलिकल फॉर्म में रहेगी ऐसे करके। वहां पे क्या रहेगी कि आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एन है, एच है, फिर आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा ओ डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे आपके पास एच आएगा, फिर आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपके पास एन आ गया, यहाँ एच आ गया, फिर आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा सी, यहाँ पे आपके पास एन आ गया, यहाँ पे आपके पास एच आ गया। तो ऐसे क्या होता है कि एक स्ट्रेच स्ट्रक्चर बनती है इसमें बीटा प्लेटेड सी, और यहाँ पे क्या रहता है, आपके पास एक हेलिकल फॉर्म बनती है। ये दोनों इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 टाइप की होती है, एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बीटा प्लेटेड शीट है, वहां पे भी आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बट वो स्ट्रेच्ड होगी, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ना, मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकते हो उसके बेसिस, ठीक है। हाँ, हर एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे ये आपके पास आ गया ना,
तो यहाँ पे आपके पास फिर जैसे H आ गया, N आ गया, H, तो आपके पास जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज तो होगा, यहाँ पे भी पेप्टाइड लिंकेज होगा, यहाँ पे भी पेप्टाइड लिंकेज होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा तो है नहीं ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक स्यूडो बॉन्ड होता है, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो जहां कहीं पे भी पॉसिबिलिटी होगी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, उतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कि जैसे मान लीजिए कि CONH यहाँ आ गया, अब यहाँ आपके पास N था, ये आपके पास यहाँ H, तो पूरा, तभी तो ये पूरा पेप्टाइड लिंकेज होगा, है ना। अब यहाँ पे अगले मॉलिक्यूल का यहाँ पे आपके पास C आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। मींस जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, वहां पे जितने भी पेप्टाइड लिंकेज है, उन सब में कौन सा बॉन्ड होगा, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप की स्ट्रक्चर आती है, एक वो हेलिकल फॉर्म करता है और एक आपके पास बीटा प्लेटेड शिप। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है कि मान लीजिए कि एक और आपके पास मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पे, जैसे ये जैसे ऑक्सीजन है, इससे नहीं बॉन्ड का फॉर्मेशन करके यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया, यहाँ NH आ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड आ गया। इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ N आ गया, यहाँ अपने पास H आ गया। तो ये सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि आपके पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी क्या होने लग जाती है, फोल्डिंग होने लग जाती है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी जब फोल्डिंग हो तो उसको अपन कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। अब जनरली अगर सारे स्ट्रक्चर को साथ में बनाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि एमिनो एसिड जो है, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, तो ये आपके पास क्या होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे अपना अल्फा हेलिकल वाली बनाई थी, कि ये आपके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगी, इसमें और आगे फोल्डिंग होने लग जाएगी, तो कुछ स्ट्रक्चर ये यूं हो जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसको अपन कौन से स्ट्रक्चर कहेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, और ज्यादा फोल्ड बनने लग जाते हैं, वापस उसकी फोल्डिंग होने लग जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। अपने को तो प्राइमरी को खराब नहीं करनी, ये ध्यान में रखना। प्राइमरी को खराब होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अगर सीक्वेंस आपने चेंज कर दी तो वो प्रॉब्लम कोज कर। अब लास्ट स्ट्रक्चर जो आपके पास क्या आती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या रहता है, देखो जैसे ही आपके पास अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ये आपके पास 2 डिग्री या 3 डिग्री स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर में और ज्यादा फोल्ड होने लग गए, वहां पे ही क्या होगा कि कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन से और ज्यादा फोल्डिंग होगी, उसको अपन कौन सी स्ट्रक्चर कह देते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर फोल्डिंग हो रही हो तो वो आपके पास टर्सरी स्ट्रक्चर होगी। टर्सरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर के किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के एक एंड से अगर और ज्यादा वहां से भी फोल्डिंग होने लग जाती है, तो उसको अपन कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बस इतना ही है इसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर। पॉसिबल है, स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर है, तो उससे अपने को पता चलता है कि ये ऐसी फोल्डिंग पॉसिबल है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई, टर्सरी हो गई और क्वाटरनरी हो गई। लास्ट वाला क्या है आपके पास कि जितनी भी 2 डिग्री या 3 डिग्री स्ट्रक्चर है इसकी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी हो गया, 3 डिग्री मतलब क्या हो गया, टर्सरी हो गया। तो 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर में भी कहीं एक पॉलीपेप्टाइड चेन से वापस फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती, तो उसको अपन कौन सी स्ट्रक्चर कह देते हैं, क्वाटरनरी। कि आपके पास जैसे ये चल रही थी, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, फिर यहाँ से कोई फोल्डिंग स्टार्ट हो गई है पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गई। तो टोटल 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसी के साथ अपना अमीनो एसिड और प्रोटीन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके एग्जांपल ना अपने को एग्जांपल में जनरली वो याद रखने, फाइब्रस के और ग्लोबुलर। और एक छोटा सा टॉपिक आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मीन्स क्या होता है कि प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खत्म करना।
बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खत्म कर दोगे तो प्रोटीन की कोई अब कुछ यूज नहीं रहेगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब वो अपन क्या करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करके भी कर सकते हैं। क्या आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। यानी कि फिजिकल चेंजेस से प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एंड करना, उसको अपन क्या कहते हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? ये आपके पास प्रोटीन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। अब देखो, अगर अपन आज मास्क नहीं लगा रहे होते तो अपने सिलेबस में एंजाइम्स भी होते हैं ना। मास्क नहीं लगा रहे होते, कोविड नहीं होता, तो एंजाइम भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं। वाइटामिन के बारे में जनरली इतना ध्यान रखिए कि वाइटामिन जनरली दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो आपके पास होते हैं वाटर सोल्यूबल और एक आपके पास होता है फैट सोल्यूबल, है ना। यूं टोटल कितने टाइप के वाइटामिन होते हैं, देखो ए होता है एक, तो एक बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या आता है, B1 आता है, B2 आता है, B5 आता है, B6 आता है, B12 आता है ना। तो ये क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। बीकासूस वाले कैप्सूल आते हैं अगर आपको पता हो, उसमें क्या रहता है कि बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है ना। और आपके पास विटामिन सी होता है, किसमें प्रेजेंट होता है आपको पता है, सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं, लेमन हो गया आपके पास, ऑरेंज हो गया, उसमें प्रेजेंट होता है ना। इसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी है ना, तो उसको अपन कैल्सीफेरोल कहते हैं, जो सनलाइट से जनरली मिलता है आपको, है ना। विटामिन ई है और विटामिन के है। विटामिन के कहाँ यूज होता है कि कहीं पे भी अगर आपको चोट लग जाती है तो ब्लड के क्लोटिंग के लिए जो विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है वो विटामिन के होती है। विटामिन ई जो होता है उसको अपन टोकोफेरोल कहते हैं, उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, टोकोफेरोल। ठीक है। एक आपके पास विटामिन एच भी आता है, जनरली बायोटीन कहते हैं। बायोटीन है ना, वो किसके लिए, हेयर ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है विटामिन एच की। बायोटीन प्रोटीन कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ, है ना। तो ये वाइटामिन वाला टॉपिक है, बट अपने लीड है, अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते, अपने को तो बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, देखो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसमें जनरली अपने को दो चीजें देखनी है। एक आपके पास आती है डीएनए, फुल फॉर्म बता दो डीएनए की, और आरएनए की। डीएनए की तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब मीनिंग क्या होता है, डी ऑक्सी क्यों कहते हैं इसको, डी ऑक्सी क्यों कहते हैं। देखो सिंपल सी बात, कुछ सिंपल चीजें देखो कि न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पहले आपको मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। बायोलॉजी वालों को तो सब पता होगा कि क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का भी अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। वहां पे क्या था, पॉलीपेप्टाइड चेन थी ना, और डीएनए आरएनए जो होते हैं वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन। अब न्यूक्लियोटाइड में होते क्या क्या है, न्यूक्लियोसाइड में होते क्या क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड अगर है बात करें उसकी, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आपके पास होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और प्लस आपके पास होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है ना। अगर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, आपने पढ़ा होगा कभी डीएनए में कि एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, थियामिन होता है, आपके पास साइटोसिल होता है, यूरेसिल होता है, दीज आर नाइट्रोजिनस बेस, है ना। ये नाइट्रोजिनस बेस है। जब ये नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर आपके पास, न्यूक्लियोसाइड में अगर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड का। वो किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड का। मींस न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होंगे आपके पास, क्या क्या होंगे, एक तो आपके पास होगा पेंटोज शुगर, एक आपके पास होगा नाइट्रोजनस बेस,
और एक आपके पास होगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको अपन कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसको वही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। तो पहले पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। फिर पेंटोस शुगर के साथ ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाई एसिटोएसिटिक कोई बॉन्ड है वो बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए का या आरएनए। अब डीएनए और आरएनए को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसके बेसिस पे। दोनों में ही पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर का मीनिंग क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 5। अपन ने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट में, मैंने कहा एल्डो पेंटोज है या कीटो पेंटोज है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो तो उसको अपन कौन सा शुगर कहते हैं, पेंटोस शुगर कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो पेंटोस शुगर होती है वो होती है राइबोज। तभी तो अपन इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज राइबोज शुगर प्रेजेंट। आरएनए की फुल फॉर्म बोले तो क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, बिकॉज सेकंड नंबर ऑफ कार्बन से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, इसके कारण इसको अपन क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म तो ये होगी 2-डीऑक्सी, क्योंकि सेकंड नंबर से ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हो तो 2-डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, है ना। तो इस दोनों में ही कौन सी रहती है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड से जब आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हो तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और जितने भी डीएनए है, जितने भी आरएनए, वो आपके पास क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसमें बहुत सारी आपके पास न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। ठीक है ना। तो बाकी अपन अब स्टार्ट करेंगे 4 मिनट बाद, सॉरी 10 मिनट बाद 9:50 पे, ताकि अपन को नाइट्रोजनस बेस जो भी है वो भी देख लेते हैं और फॉस्फेट ग्रुप कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। फॉस्फेट ग्रुप तो एक ही रहेगा, H3PO4। ठीक है ना। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट बाद डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं बच्चों 10 मिनट बाद।